अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि किशनगंज में कल नीतीश कुमार आ रहे हैं। जब कल 21 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत किशनगंज आ रहे हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने यातायात व्यवस्था को लेकर के विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के दिन सुबह 10 बजे से ठाकुरगंज NH 327 ई पर स्थित शंभू होटल से ठाकुरगंज बाजार तक सभी छोटे बड़े वाहनों का आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह बहादुरगंज और फिर पोवाखाली के LRP चौक से किशनगंज शहर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर बड़े बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं पर सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच हलीम चौक, लहरा चौक और फिर ब्लॉक चौक से होकर के कोचाधामन और बहादुरगंज जाने वाली रूट बंद रहेंगी। साथ ही साथ ब्लॉक चौक से गाजपरा हालामला होते हुए ठाकुरगंज जाने वाला रामपुर चेक पोस्ट रूट बंद रहेगा। इसके अलावा छोटे वाहनों के लिए बस स्टैंड से पश्चिम पाली होते हुए पिपला चौक तक रूट खुला रहेगा। उन्होंने आगे बताया है कि किसी भी आपातकालीन की स्थिति में 112 डायल कर सकते हैं। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी और सभी प्रकार की गतिविधियों पर जिला प्रशासन पैनी नजर रख रही है। दोस्तों हमारे भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ, अब सिर्फ KYC पूरा करने वाले और फिर नई आय सीमा में फिट होने वाले ही इसका लाभ, फ्री राशन का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और फिर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राशन कार्ड के नए नियम 2025 की घोषणा कर दी है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। ये नियम 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे और केवल उन्हीं व्यक्तियों को फ्री राशन का लाभ मिलेगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे। इन बदलाव के तहत KYC को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि केवल वास्तविक जरूरतमंद ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो वास्तविक जिसको जरूरत है उसी को इसकी योजना का लाभ मिलेगा, उसी को फ्री राशन मिलेगा, अन्यथा और किसी को नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने अब तक अपनी KYC पूरी नहीं की है उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक इसे पूरा करना होगा। RJD के नए बॉस का ऐलान हो चुका है। RJD के नए बॉस अब सबके सामने आ चुका है। आपको बता दूं कि दरअसल पूरा मामला यह है कि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक से ये संकेत मिल रहे हैं कि RJD में अब तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। पटना में हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है। पार्टी में जो अधिकार लालू प्रसाद यादव को थे वही अधिकार अब तेजस्वी यादव को भी दिए गए हैं। तेजस्वी यादव अब जिसे चाहे चुनाव में पार्टी का सिंबल दे सकते हैं और पार्टी से जुड़े अहम फैसले भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में RJD के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता ने पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। यह कार्यकारिणी की बैठक में ना तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शामिल हुए और न ही उनके सांसद बेटे सुधाकर सिंह। हालांकि इन नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के अंदर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। दोस्तों बिहार के लोगों की चांदी हो गई है। आपको बता दो कि बिहार में 4 नए रेल लाइन बनाया जाएगा। 426 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। आपको बता दो कि बिहार की अर्थव्यवस्था और रेल यातायात को मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बहुत जल्द बिहार में 4 नई रेलवे लाइन बनने जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 426 करोड़ का प्रोजेक्ट है और फिर इसके अंतर्गत आने वाली ज़मीनों की कीमत करोड़ों में होने वाली है। आपको बता दो कि बिहार में 4 नए रेलवे लाइन का निर्माण होने जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। इस रेलवे लाइन से बिहार को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब बताया जा रहा है कि इस रेलवे लाइन से ट्रेन लेट होने की समस्या भी दूर हो जाएगी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के कपड़ों के प्रति विवादित बयान दिया। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक हैशटैग डाला है और ये लिखा है कि शैम ऑन नीतीश। इस हैशटैग से एक्स पर एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि 70 वर्षीय नीतीश कुमार को ये याद रखना चाहिए कि वे मुख्यमंत्री है। इस पर समस्तीपुर से LJP सांसद संभावी चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव का आंख सेकने वाला बयान याद दिला दिया।
उन्होंने कहा कि हमने भी बयान देखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कभी नहीं कहा कि महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। उन्होंने कहा कि महिलाएं अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ी है। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई तो उससे पहले महिलाओं को इतने अधिकार नहीं मिले थे कि वे जो चाहे वह कर सके। उन्होंने कहा कि वे जो चाहे वह पहन सके। उनके कहने का मतलब था कि महिलाओं को जो ताकत दी गई है वह उनकी सरकार बनने के बाद दिया गया है। लेकिन नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को रखा है वह उनकी सोच को दर्शाता है। या हमने पहले भी देखा है कि उनके पिताजी राजनीति के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है। उन्होंने आंख सेकने की बात कहकर के सीएम नीतीश कुमार के लिए बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पैंतरे इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ अधिक ही दिखने लगे हैं। जब पहले नरेंद्र मोदी से टकराने की उन्होंने कोशिश की, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टकराव के मूड में दिखते हैं। या ऐसा करते समय भूल जाते हैं कि वे उस एनडीए का ही हिस्सा है जिसकी सरकार केंद्र और बिहार में है। आश्चर्य यह है कि वे अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं, तो फिर संसदीय चुनावों से वे नीतीश कुमार के भी बेहद करीब दिखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जब केंद्र सरकार की नौकरियों में चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री का मुखर विरोध किया था, अब वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही महीने पहले की बात है जब चिराग पासवान का तल्ख तेवर केंद्र की एनडीए सरकार ने महसूस किए। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 100 दिनों के भीतर ही चिराग पासवान ने केंद्र के लेटरल एंट्री के फैसले का विरोध शुरू कर दिया था। इसे चिराग पासवान का दबाव कहें या फिर विपक्ष का विरोध की मोदी सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण पर जब क्रीमी लेयर तय करने का फैसला किया तो फिर चिराग पासवान ने विपक्षी दलों की तरह केंद्र सरकार पर इसे लागू न करने का दबाव बनाया। जी हाँ, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से मना भी करना पड़ा। दोस्तों, बिहार में अलग अलग सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और फिर पुस्तकाध्यक्षकों यानी कि लाइब्रेरियन के पदों की खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी गई है। इसके तहत फरवरी से दिसंबर 2024 तक रिटायर होने या फिर नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के पदों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी है। बिहार में पुस्तकालयाध्यक्षकों के पदों पर रिक्तियों की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। जब साल 2008 के बाद से बिहार में पुस्तकालयाध्यक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। ऐसे में इन खाली पड़े पदों की संख्या अब लगभग 10,000 से अधिक हो गई है। जहाँ इससे पहले भी एक बार इन खाली पड़े पदों का आकलन किया गया था जो लगभग 8,500 पद खाली रह गए थे। अब शिक्षा विभाग द्वारा इन पदों के आंकड़े मंगवाए हैं ताकि बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा हाल ही में तीसरे चरण में 87,794 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हुए थे। हालांकि 21,166 पद खाली रह गए थे। जो चौथे चरण के लिए अब जिलों से प्राप्त रिक्तियों और फिर तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ करके कुल 50,000 से अधिक रिक्तियों की संभावना जताई जा रही है। इन रिक्तियों को भरने के लिए मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में ठंड लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। मौसम विभाग ने आज सोमवार के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में बदलते मौसम के मिजाज से मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। जहाँ यहाँ कभी ठंड तो कभी कोहरा और कभी तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है आज के लिए कि आज 20 जनवरी को बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाया सकता है। साथ ही साथ अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक बिहार के अधिकतर हिस्सों में निम्न तापमान के साथ मध्यम से तेज गति की हवा चलने के कारण ठिठुरन महसूस की जा सकती है। इस दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे में बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। जब बिहार के उत्तरी भागों जैसे कि पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। वहीं पर गोपालगंज, वैशाली, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया और सहरसा के कुछ हिस्सों में हल्के कोहरे का असर देखने को मिल सकता है।
दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले राजनीतिक पार्टियां जातीय गोलबंदी करने में जुटी हुई नजर आ रही है। राजनीतिक दलों की तरफ से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो चुकी है। इसी बीच आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने सरकारी आवास पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसके जरिए जेडीयू एमएलसी ने राजपूतों को एक साथ जुटाने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का नाम दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर के बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू की है। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार के कई जिलों का दौरा भी किया है। यह कार्यक्रम को लेकर के संजय सिंह ने दावा किया है कि इसमें सिर्फ राजपूत जाति के लोग ही नहीं बल्कि सभी जातियों के लोग पहुंचेंगे। एमएलसी संजय सिंह पहले ही बाढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे कुछ लोगों को से बात करते हुए कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और फिर बाढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब मन बन जाता है तो फिर आगे युद्ध के मैदान में क्या होगा उससे घबराना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में कूद गए हैं तो फिर अंतिम हद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कल अपने भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि तेजस्वी कभी भी लालू प्रसाद यादव की बराबरी नहीं कर सकती। दरअसल कल राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है कि पार्टी के फैसले लेने का जो अधिकार अब तक पार्टी में सिर्फ लालू प्रसाद यादव के पास था, अब तेजस्वी यादव के पास भी वही अधिकार होंगे। मतलब यह है कि तेजस्वी अब एक तरह से राजद के अघोषित सुप्रीमो होंगे। इस बारे में जब उनकी बहन मीसा भारती से पत्रकारों ने पूछा तो मीसा भारती ने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे होंगे लेकिन लालू के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। आपको बता दूं कि मीसा भारती समय समय पर बागी तेवर दिखाती रहती है। यह तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अक्सर बागी तेवर दिखाते रहते हैं। अब देखना यह है कि मीसा भारती और फिर तेज प्रताप यादव तेजस्वी को पार्टी का अघोषित उम्मीदवार सुप्रीमो बनाने के फैसले को दिल से स्वीकार कर पाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी को लेकर के पटना में एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्हें सत्ता और राजनीति से कोई मत लालच नहीं है। जब वे 5 प्रधानमंत्रियों के गोद में बड़े हुए हैं, जब खुद उन्होंने पीएम की कुर्सी को लात मारी, जब वे हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वे कभी किसान की बात करते हैं तो कभी बेरोजगारी की, वे देश के गरीबों की आवाज़ है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा है कि राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है वह है गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, बुद्ध का, नानक का, कबीर का। एक ऐसा कैरेक्टर है जो जनरल आम आदमी की खुशियों में लगा हुआ है। आज उन्होंने पूरी दुनिया और पूरे देश को संदेश दिया है कि हम देश के हर बेजुबान के साथ हैं, या जिससे डबल इंजन की सरकार खिलवाड़ करती है, उन पर लाठियां चलवाती है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी साफ शब्दों में कहा कि बिहार आखिर केंद्र बिंदु क्यों बनता जा रहा है, ये छोटा सवाल नहीं है। जब वहीं पर राहुल गांधी के बीपीएससी परीक्षार्थियों के धरने में शामिल होने पर पप्पू यादव ने कहा है कि एक कॉमन मैन की तरह उन्होंने यानी कि राहुल गांधी बच्चों के बीच जाकर के टाइम बिताया। जब पप्पू यादव ने जनसुराज का बिना नाम लिए ही निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने उस राजनीतिक पार्टियों को संदेश भी दिया है कि सिर्फ दलाली करते हैं, अपने चेहरे को चमकाते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। जबकि हमारे साथियों ने पूरे बिहार में रेल चक्का जाम किया, कभी छात्रों को अपने साथ नहीं जोड़ा, या हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, उन पर केस दर्ज हुए, लेकिन किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल करती है उन्हें राहुल गांधी से सीखना चाहिए। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में नए सत्र से पहले बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहाँ छात्रों को भी कई सुविधा देने का प्लान है। दरअसल इन सभी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा बनाने का ऐलान किया गया है, जिससे छात्रों की परेशानी दूर होगी। इसके अलावा छात्र छात्राओं को स्कूल किट दी जाएगी। जय स्कूल किट नए शैक्षणिक सत्र से पहले बिहार के 71,863 प्रारंभिक और फिर 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार समेत आवश्यक आधारभूत संरचना तथा 4 दीवारों के निर्माण सुनिश्चित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही साथ 178 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इनमें 14 करोड़ रुपए प्रारंभिक स्कूलों में 4 दीवारें निर्माण के लिए दिए गए हैं।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी कल बिहार पहुंचे थे। जब राहुल गांधी ने जहां पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, वहीं पर कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच करके चुनावी साल में अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ उत्साह भी बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने भले ही इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव तक सीमित रखने का बयान दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने कल साफ कर दिया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना को फेक बता करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार पहुंचे, जहां पर पटना में राहुल गांधी के दो कार्यक्रम थे। एक तरफ उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं का उत्साह बढ़ाया। राहुल गांधी ने पटना में कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना फेक है और लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है। हालांकि बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला जब लिया गया, तब कांग्रेस भी वहां पर सरकार में थी। आपको बता दो कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी और फिर कांग्रेस के बीच पिछले काफी दिनों से तलखियां बढ़ी है। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने की वकालत की, तो फिर तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित रखने की बात की। इन सबके बीच राहुल गांधी से तेजस्वी यादव कुछ सेकंड के लिए मिले और लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आवास आने का आमंत्रण दिया। दोस्तों, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लड़कियों के कपड़े पहनने के बयान पर सियासत पारा चढ़ गया है। इस बयान के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बेगूसराय में छात्र छात्राओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। एएसएफ के छात्र छात्राओं ने महिला कॉलेजों के पास पुतला दहन किया और विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री के पुतले पर ओढ़नी भेंट। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नीतीश कुमार को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जहाँ छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज से पहले क्या लड़कियां कपड़े नहीं पहनती थी? क्या वे बिना कपड़ों के ही रहती थी? प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि मुख्यमंत्री का बयान बेहद अपमानजनक है और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो फिर उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। इस विरोध में नेहा कुमारी और फिर ईशा कुमारी समेत कई छात्राओं ने अपनी आवाज उठाई है। ये मामला अब बिहार की राजनीति में तुल पकड़ता जा रहा है और प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो फिर उनका आंदोलन और तेज होगा। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले की एक ज्वेलरी दुकान से बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि नटवार थाना क्षेत्र के यानी कि रोहतास जिला के नटवार थाना क्षेत्र के नटवार बाजार में स्थित न्यू मां वैष्णो ज्वेलर्स नामक दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। यहाँ से चोरों ने लगभग 20 किलो चांदी चोरी की है। जी हाँ, 20 किलो चांदी और 400 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए। चोरी हुए गहनों की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने बड़ी चालाकी से इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पहले चोरों ने दुकान के शटर और फिर ताले को काटा और फिर अंदर घुस करके तिजोरी को तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने बगल की एक दुकान से चौकी ला करके दुकान के सामने खड़ा किया, जिससे चोरी करते समय किसी को शक न हो। दोस्तों, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर नीतीश कुमार के मंत्री का तीखा तंज सामने आया है। जहां नीतीश के मंत्री ने कहा कि शेर के डर से ये सब सारे सियार इकट्ठा हुए थे। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। जब कांग्रेस बिहार में परजीवी है, अपना कोई भी जनाधार नहीं है, आरजेडी पर लटक करके अपना जगह बनाने में लगा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है कि हम गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। जब पहले से लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में टूट हो गया है, सिर्फ लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा में सब अपनी अपनी जगह देख रहे हैं। ये गठबंधन बना था नरेंद्र मोदी जैसे शेर के डर से सारे सियार इकट्ठा हुए। शेर फिर से वापस आ गया है और सारे सियार अपने बिल में चले गए हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं। इस प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बीते दिन जीविका दीदियों से मिले, जहां पर उन्होंने कपड़ों को लेकर के विवादित बयान दिया। उनके इस बयान पर सभी राजनीतिक पार्टियों से मिले जुले बयान सामने आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार के इस बयान पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का रिएक्शन सामने आया है। यह छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली रोहिणी आचार्य ने कहा है कि नीतीश कुमार को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जब लोगों को ये देखना चाहिए कि किस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं को लेकर के हमें नीतीश कुमार से कोई भी उम्मीद नहीं है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को कमान मिलने पर कहा कि तेजस्वी का मतलब ऊर्जा है और तेजस्वी यादव भारत की ऊर्जा है।
दोस्तों, बिहार के लिए चुनावी साल है। बिहार सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी बजट पेश करने वाली है। यह सूत्रों के अनुसार अगला बजट में करीब 6 लाख सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। सिपाही और टीचरों की बड़ी संख्या में बहाली होगी। यह सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाकी की 3 लाख नौकरियां सरकार बनने के बाद दी जाएगी। बिहार विधानमंडल का बजट 19 फरवरी को पेश हो सकता है। इस बार बिहार का बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सबसे अधिक शिक्षा विभाग को बजट की 8.3% राशि यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए मिल सकता है। इसके बाद सरकार का जोर रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास विभाग पर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि ट्राई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इन पदों में ट्राई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को खाली पड़े पदों का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी को एनडीए से आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटें मिलनी चाहिए। जब बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को दिल्ली और फिर झारखंड में समझा गया है। उन्होंने एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा कि अब बिहार में धोखा नहीं चलेगा। जब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 20 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि उनके कार्यकर्ताओं ने 40 सीटों का दावा कर रखा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। छात्रों की समस्या हो या फिर आम लोगों की समस्याएं, सभी को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी मांगों को हम प्रमुखता से देख रहे हैं। दोस्तों, भेंट मुलाकात और बातचीत ऐसे ही सही दिशा में रही तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी महागठबंधन का घटक दल बन जाएगी। यह इसका संकेत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पारस की मुलाकात के साथ राजद के सकारात्मक दृष्टिकोण से मिल रहा है। जी आपको बता दें कि राबड़ी आवास पर एक बार फिर से दोनों नेताओं के बीच लगभग 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस बार साथ में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी थे। दोनों पक्षों से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, लेकिन अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि साझेदारी की बात लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जब पारस 6 दिन में दूसरी बार लालू से मिलने पहुंचे थे, इस बीच लालू भी उनके दही चूरा भोज में सम्मिलित होकर के दोनों दलों में साझेदारी का संकेत दे चुके हैं। इस तरह 6 दिन में इन दोनों नेताओं की ये तीसरी मुलाकात है। जब चुनावी वर्ष में इतनी मुलाकात अनायास नहीं होती है। राजद के राष्ट्रीय का उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का कहना है कि पारस जिस हैसियत में भी आए, महागठबंधन में उनका स्वागत है। ये समय गांधीवाद, अंबेडकरवाद और समाजवाद की एकजुटता का है। इसका संरक्षक संविधान ही हो सकता है। राजद का यही लक्ष्य और उद्देश्य है। दोस्तों, 21 जनवरी को किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार का दौरा होगा, जिसमें 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दूं कि यहां पर शिक्षा से लेकर के बिजली तक के प्रोजेक्ट शामिल है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी को प्रगति यात्रा के तहत किशनगंज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जिले में करीब 350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और फिर उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में शिक्षा, पंचायती राज, विद्युत और फिर आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई 100 से अधिक की परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम ठाकुरगंज के कटहलबाड़ी से शुरू होगा, जहां इसके बाद वे किशनगंज सदर के हालामला में जल जीवन हरियाली, जीविका दीदी स्टॉल और खेल मैदान का निरीक्षण करेंगे। महेश बतना में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित SDRF बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं में पोठिया की दामलबाड़ी में 8 करोड़ से निर्मित पावर सब स्टेशन, कोचाधामन के डेरामाड़ी में अल्पसंख्यक छात्रावास के पास फुट ओवर ब्रिज और बहादुरगंज टेरागाज के बीच 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 25 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क शामिल है। इसके अलावा पत्थर घाटी, बिशनपुर और कोचाधामन में 3 करोड़ से निर्मित पशु चिकित्सालय भी शामिल। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी सागर कुमार के अनुसार ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यहाँ सादे वर्दी में पुलिस अधिकारी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे और फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। एसपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के दौरान शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने आधी रात में बिशनपुर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, हालामला और फिर आदि जगहों पर पहुंच करके सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों से काफी देर तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चर्चा की।
दोस्तों, बिहार में आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन ने विदेशी नंबर से कॉल करके यह धमकी दी है। यह डॉन ने अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। धमकी मिलने के बाद संजय यादव ने पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है, जहां सांसद की ओर से केस दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जोगिंदर ग्योंग हरियाणा के कैथल जिले के ग्योंग गाँव का निवासी है। जोगिंदर की गिनती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोस्ट वांटेड अपराधी में होती है। जोगिंदर हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का छोटा भाई भी है। जोगिंदर पर 4 से अधिक राज्यों में मुकदमे दर्ज है, जहां उसके ऊपर हत्या, लूट और फिरौती जैसे 30 से अधिक केस। आरजेडी सांसद की ओर से रंगदारी मांगे जाने के बाद बिहार की विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर के हमलावर हो गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब नेता रही सुरक्षित नहीं है, फिर आम आदमी की क्या स्थिति होगी, इसे बयान नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंडिया स्टेट से लड़ाई वाले बयान का विरोध अब तक हो रही है। जब बिहार के समस्तीपुर जिले की रोसड़ा कोर्ट में राहुल गांधी के विरोध में परिवाद दायर किया गया है, जब परिवादी ने इसे देशद्रोह बताते हुए कोर्ट से आजीवन कारावास की मांग की है। जब कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी। जब रोसड़ा थाना क्षेत्र के ही सोनपुर गाँव निवासी सुरेंद्र चौधरी के पुत्र मुकेश चौधरी ने यह परिवाद दायर किया। मुकेश चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस बयान से उन्हें काफी तकलीफ हुई है। वह भारतीय राज्य व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात कही है। वह भारतीय राज्य व्यवस्था का विरोध किया है। वह भारतीय राज्य व्यवस्था के विरुद्ध अपने मन से किसी भी हद तक जाने की योजना बनाए हुए हैं। ये परिवाद धारा 152, 299, 197, 352 और 111 के तहत दर्ज किया गया है। जब परिवाद दायर करने वाले अभिवक्ता के चौधरी ने बताया है कि परिवादी की ओर से इस मामले में देशद्रोही का मुकदमा दायर किया गया है। अगर ये केस सिद्ध हो जाता है तो फिर इस मामले में राहुल गांधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा दी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी ने कौन सी ऐसी बयान दी है जिसके ऊपर इतनी धाराएं लगाई गई है। आपको बता दूं कि दिल्ली में 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन के बाद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये दो विचारों के बीच लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है। उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में मरीजों को समय पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला किया है। 700 नई BLS और 57 सब वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, यानी कि 700 एम्बुलेंस और 57 शव वाहन उपलब्ध कराने की योजना पर मुहर लगाई है। अस्पताल से मृतकों के शव को घर ले जाने में भी अब आसानी होगी। वर्तमान में बिहार में 1575 एम्बुलेंसों की सेवा अस्पतालों में उपलब्ध है। वहीं पर राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नए एम्बुलेंस मरीजों की सेवा में उपलब्ध कराने को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। आकस्मिक स्थिति में मरीजों को अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाने में एम्बुलेंस की सुविधा संजीवनी साबित होगी। वहीं पर मरीज के स्वस्थ होने पर घर पहुंचाने में भी एम्बुलेंस मददगार होता है। बिहार में साल 2024-25 के जनवरी से अक्टूबर तक 1001 BLS एवं 574 ALS क्रियाशील है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो चुका है। देश विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मामले में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 25 फरवरी तक चलने वाला है। यदि आप भी कुंभ में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। जब बिहार पुलिस ने महाकुंभ में होटल बुकिंग के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े से लोगों को सतर्क किया है। बिहार पुलिस के ऑफिशियल X अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है और लिखा गया है कि महाकुंभ में होटल बुकिंग के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े से सावधान, नकली वेबसाइट, फर्जी मोबाइल ऐप और फिर अनजान कॉल के प्रति सतर्क रहें और सस्ती सुविधाओं के लालच में ना फंसे। जागरूक रहें, ठगी से बचें। वीडियो में कहा गया है कि महाकुंभ में होटल और फिर अन्य सुविधाएं दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए ने तैयारियां शुरू कर दी है। जब मुजफ्फरपुर में कई जिलों के एनडीए नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता भी शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अपने संबोधन के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एक है। लालू यादव और उनके बेटा बेटी जो लार टपका रहे हैं और पत्तल चाटने के इरादे में हैं, वो इस मंशा को भूल जाएं।
ये एनडीए के पांचों दल पांडवों की तरह चुनाव लड़ेंगे और फिर कौरवों को हराएंगे। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में कानून का राज है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार में बिहार विकसित राज्य बनेगा। दोस्तों, बिहार में शीतलहर के असर को देखते हुए पटना के डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला किया है। अब सभी स्कूलों की कक्षाएं सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी। जब पहले ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नए आदेश के तहत स्कूलों का समय बढ़ा दिया गया है। ये बदलाव बच्चों की सेहत और फिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ठंड के समय को बेहतर तरीके से समायोजित करने के लिए किया गया है। जब पटना और आसपास के जिलों में बढ़ती ठंड की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब सभी स्कूलों में कक्षाएं 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी। जब पहले छोटे बच्चों के लिए सुबह जल्दी स्कूल आना मुश्किल हो रहा था, लेकिन नई समय सीमा से बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक की कक्षाएं चलने से बच्चों को ठंड से बचने और फिर उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जब पटना में इस समय ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है, जब बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। नई समय सीमा के तहत स्कूलों को सुबह जल्दी खोलने की बजाय बच्चों को आराम से समय पर आने और फिर ठंड से बचने का मौका मिलेगा। जिला अधिकारी ने आदेश दिया है कि सभी स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर के 3:30 बजे तक चलेगी, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।